नौजवान दिन ब दिन इसमें जा रहे हैं, इनका हिस्सा बन रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बलूचिस्तान की आज़ाद शक्ल देखी जा सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्हीं एट्रोसिटीज के खिलाफ बलूच इस तरह के फैसले उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी यहाँ पर बलूचिस्तान के हालात हुए हैं, उसके मुखालिफत में आज लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनते हैं, फिर यानी खुद तैयार होते हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब कोई सिलसिला नहीं रुकेगा यहाँ पर कि आप लाशें फेंकेंगे हम रुक जाएंगे। तो ये वाज़ेह बात है, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, लेकिन मैं बलूचिस्तान के हवाले से कह सकता हूँ कि बलूच मिलिटेंट्स का पलड़ा ज़्यादा भारी है। नमस्कार, मेरा नाम है जयेश। बीते कुछ दिनों से बलूचिस्तान, जाफर एक्सप्रेस, बोलंदर्रा, BLA, पाकिस्तान आर्मी, ये कीवर्ड पूरी दुनिया भर में छाए रहे। कहानी आपको भी मालूम है, एक ट्रेन हाईजैक होती है, हाईजैकिंग की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लेती है। ट्रेन में सवार कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं, कुछ बलोच सरमचार भी मारे जाते हैं। आंकड़ों को लेकर BLA और पाक आर्मी के अलग अलग दावे हैं। हमारे साथ जो शख्स बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनका नाम बहोट बलोच है। नाम से ही जाहिर है कि ये बलोच जर्नलिस्ट हैं। बहोट पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को बेहतरी से समझते हैं और ख़ास बात यह है कि इन्हें बलूचिस्तान के वॉर जोन का एक्सपीरियंस है। बहोट बलोच जी, आपका हमारे चैनल द पैम्फलेट पर स्वागत है। हो सकता है कि मैं आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर गलत हो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान में हालात क्या हैं? थैंक यू अपने शो में लेने के लिए। हालात ये है कि 11 मार्च को बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से जो ऑस्ट्रेजेस बनाए गए थे, पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया, उसके बाद से आज चौथे दिन लगातार यही खबरें सामने आ रही है। इसी पर सबकी नज़र है। पाकिस्तानी फौज के कई एहलकार मारे गए हैं, फिर उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह, और बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से बहुत ही ज़्यादा जो ऑपरेशन के हवाले से लम्हा बलम्हा जो प्रेस रिलीज जारी किए गए हैं, उन सबको देखे जा रहे हैं। तो करंटली भी उस इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। जिस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी ने गुज़िश्ता रात अपने बयान में कहा था कि आईजैक की जो बलोच लिबरेशन आर्मी की फिदाई ब्रिगेड थी, उन्होंने इसको कैरी आउट किया, लेकिन जो दूसरे सरमाचार है वो उनमें मुख्तलिफ यूनिट्स है, BLA की स्पेशल यूनिट्स है, फतेह स्क्वाड के नाम से एक है, तो वो इनको आगे लड़ाई जारी रखे हुए हैं। तो अभी भी मज़कूरा इलाके में जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, मशकाफ का इलाका है, बोलां का इलाका है, उसके करीब के जो इलाके हैं वहाँ पर मिलिट्री जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी परवाज़ें जारी है, जड़पों की भी इतलात है। लेकिन एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कम्युनिकेशन की कोई इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। पहाड़ी इलाके हैं, वैसे भी ऑपरेशन के वक्त बंद किए जाते हैं। लेकिन आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले मुझे एक मालूम हुआ कि ऑपरेशन चल रही है अब भी, और बिल्कुल इसमें कोई दौराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि झड़पों का सिलसिला भी जारी है। ठीक है। इस हमले के बाद से पाकिस्तान सरकार और आर्मी यकीनन फ्रस्ट्रेट होगी। मेरा सवाल यह है कि अब आम बलोचियों के खिलाफ पाक आर्मी का क्या रुख रहने वाला है? आपने इस तरह की सिचुएशन हो सकता है पहले भी देखी हो, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या उन पर एट्रोसिटी बढ़ने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्हीं एट्रोसिटीज के खिलाफ बलूच इस तरह के फैसले उठा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी यहाँ पर बलूचिस्तान के हालात हुए हैं, उसके मुखालिफत में आज लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि वो मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनते हैं, फिर यानी खुद तैयार होते हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अपना जान देते हैं। तो ये सब उन्हीं के सिलसिला है। और जो माजी की वाक़यात हुए हैं, जैसे कि पिछले साल दरिया बोलान का ही पहला जो फेज था, ये दूसरा फेज है, वो पहला फेज था बोलान के इलाके मच का जो शहर है उसको 2 दिनों तक बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में रखा। उसके बाद आर्मी ने बहुत बड़े पैमाने पर जो सरमाचार हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको मारने का दावा किया था। 24 के करीब उन्होंने दावा किया था, लेकिन फिर उनमें से कई अफराद जो पहले से जबरी तौर पर लापता थे, इनफोर्स डिसअपियर्ड थे, उनकी शिनाख्त पहले से हो गई कि उनको उन्होंने जवाबी कार्रवाई में मारा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई बड़ी नौयत का कोई हमला होता है, उसके जवाब में लाशों का मिलना
ایک रिवायत बन चुकी है कि जब भी वो मार खाती है, फौज मार खाती है कहीं पर, तो अपना गुस्सा जो उनके पास बंदी है, कैदी है, जिनको डिक्लेयर भी नहीं करता कैदी, लेकिन जिबरी तौर पर लापता है, उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान आर्मी की जो जब भी इस तरह की बयानात आते हैं तो इन्फोर्स डिस्पेयर्ड लोगों की जो लवाकिन हैं, जो सालों से उनके इंतजार कर रहे हैं, तो उनमें एक खौफ पाई जाती है कि अभी ये हमारी लोगों की लाश फेंकेगी। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये सब उसी जो जवाबी तशद्दुद है, जिसको आप कह सकते हैं कि स्टेट की जानिब से तशद्दुद किया गया, उसके जवाब में सब किया जा रहा है। तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा यहाँ पर कि आप लाशें फेंकेंगे हम रुक जाएंगे, तो ये वाज़ेह बात है। अच्छा, पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने को लेकर बीएलए जो दावे कर रही है और पाक आर्मी जो दावे कर रही है, उन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है, या यूँ कहूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आपके हिसाब से सच क्या है? देखिए, सच के हवाले से अगर देखिए, यही चीजें हैं कि आप कड़ियां मिलाते हैं कि माजी में क्या वाकयात हुए। पाकिस्तान फौज की जानिब से, खासकर बलूचिस्तान को अगर हम देखें, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि वाकयात बिल्कुल शहरों के बीच हुए हैं, वाज़ेह तौर पर दिखाई दिए हैं, लेकिन वो अपने जानी नुकसानात को छुपाते रहे हैं, जिसके बायस उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जबकि जो बलोच मिलिटेंट्स है, वो बिल्कुल उनकी तादाद 30 में हो, जितने भी ज्यादा हो, वो छुपाते नहीं है। वो कहते हैं, फिर वो एक तो ये है कि नेशनलिज्म की जंग है, उनकी आज़ादी की जंग है, इनसे वो यही कहते हैं कि हम अपने जो शोधा हैं उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि वो इन्हीं से ताल्लुक रखते हैं कि कल को उनको कोई पूछेगा कि हमारा बंदा आपके साथ था, बलोच फ्रीडम फाइटर था, लेकिन वो उसने अपनी जान भी दी, आपने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की। तो इस वजह से वो अपने नहीं छुपाते हैं। तो पलड़ा बारी इसी वजह से है, खासकर विद इन बलूचिस्तान। अगर आप बाहर की सतह पर देखें, शायद कुछ कोई लोग इस पे कंफ्यूजन का शिकार हो कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, लेकिन मैं बलूचिस्तान के हवाले से कह सकता हूं कि बलोच मिलिटेंट्स का पलड़ा ज्यादा बारी है। ये हमला अब तक का सबसे सरप्राइजिंग हमला था, न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बीएलए ने हाल ही में एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। क्या बीएलए इससे कोई बड़ा मैसेज देना चाह रही है, और फ्यूचर में इस हमले का क्या रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो बलोच मिलिटेंट्स है, खासकर बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से जिस नौयत के हमले किए जा रहे हैं, पिछले एक साल में, गुज़िश्ता साल बलोच लिबरेशन मजीद ब्रिगेड ने कम से कम 6 हमले किए, वो भी बड़ी नौयत के, जिनमें क्वेटा रेलवे स्टेशन पे सुसाइड अटैक हो, या कराची के जो एयरपोर्ट हैं वहां पर चाइनीज के कानवाई पर हमला हो, या जैसे कि पाकिस्तान के सेकंड एयर बेस है तुर्बत में, उस पर हमला हो। एक और हमला ग्वादर में किया गया, जो एक बफर जोन है जहां पर किसी को इजाजत नहीं होती है, इवन ग्वादर के लोग होते हैं उनको इजाजत नहीं होती है कि वो उस पार जा सके, लेकिन 8 जो हमलावर है वो जाते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं। तो ये सब चीजें यही बताते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ताकत में इंतहाई इजाफा हुआ है। वो खुद को बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म कर चुके हैं। जिस पोस्टर का आपने जिक्र किया या जो वाकयात हो रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ी नौयत की वो हमले करने की तैयारी कर सकते हैं, या मतलब काबिलियत रखते हैं। पहले शायद कोई इसमें शक शुबात पाए जाते थे कि इस तरह के हमले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तसलसल के साथ वो चीजें कर रहे हैं, वो यही साबित कर रहे हैं कि इससे भी बड़े हमले हो सकते हैं। मैं थोड़ी बात को लंबी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि पहले जो वाकयात हुए, मिसाल के तौर पर जब इन्होंने 2018 में मजीद ब्रिगेड ने अपना दूसरा हमला किया, शायद लोगों को लग रहा था कि वाकया है वो चलेगा या नहीं चलेगा, 5 साल बाद 6 साल बाद एक और होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह ये हमले कर रहे हैं, पिछले साल इन्होंने एक शहर को कब्जा किया, वो सबसे बड़ा हमला था। लेकिन इस साल जिस तरह ट्रेन को हाईजैक करना, मतलब दुनिया में दूसरा बड़ा वाकया है कि खासकर इस नौयत का, कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में फौजी एहलकार हो। वाकयात हुए हैं लेकिन ये अपनी नौयत का है, इतनी बड़ी तादाद में फौजी एहलकार हो, ट्रेन को इतनी घंटों तक यरगमाल बनाना, ये सब तो उम्मीद की जा सकती है इससे भी बड़ी वाकयात वो कर सकते हैं। फिर इन वाकयात की वजह से उनकी जो प्लानिंग वगैरह है वो सब दुनिया को दंग कर रहे हैं। आपने चीन की बात की। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बीएलए के निशाने पर सीपीईसी और चीनी ऑफिशियल्स रहते हैं। बीते कुछ सालों में आपने भी बताया और हम भी देख रहे हैं कि हमले बड़े हैं।
तो सवाल ये है कि चीन के खिलाफ अब BLA या बलूचों की क्या कोई नई रणनीति रहने वाली है? जी, चाइना के हवाले से अगर हम कहें, देखिए यहाँ पर बलूचिस्तान में वसाइल बहुत ज्यादा है, हर तरह के मिनरल्स है, दूसरी कंपनियां भी मौजूद है, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स है, कुछ बड़े, यानी छोटे से मुराद आप ले सकते हैं कि साइंदक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके सामने दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स छोटे लगते हैं। चाइना का मसला ये है कि चाइना बतौर एक फरीक खड़ी हो चुकी है, बाकायदा तौर पर बलोच की जो तहरीक है उसके खिलाफ है। यहाँ तक ड्रोन्स फराम की जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं पाकिस्तान को, जो दूसरे उसको मदद करते हैं, इंटेलिजेंस वगैरह इस तरह की। तो इस वजह से वो पूरा एक फरीक बन चुकी है। फिर बलूचों का यही कहना है कि चाइना यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं ला रहा है, सीपैक सिर्फ एक नाम है। ग्वादर एयरपोर्ट का देखिए, वहां पर इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं है। इन फ्यूचर वो अपने फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, उनके फौजी इसके जरिए आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला यही है, बलोचों का मौकिफ भी यही है कि चाइना यहाँ पर आबादकारी करनी चाहती है, ग्वादर को अपने हाथ में लेना चाहती है। इसी वजह से उसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। फिर अगर आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो वाज़ी तौर पर कह चुके हैं। 2023 में इन्होंने एक हमला किया जो ग्वादर के रेड जोन में था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 90 दिन की अल्टीमेटम देते हैं चाइना को कि आप निकल जाए, अगर नहीं निकलेंगे हमारे हमले तेज होंगे। उसके बाद इन्होंने हमला किया यहाँ पर कराची में, फिर से उन्होंने दोहराया कि हमने आपको कहा था कि आप निकल जाए, नहीं तो फिर आप पे। तो अभी बलोच की काबिलियत, उनके सुसाइड बॉम्बर्स को रोकना नामुमकिन सी लग रही है। वो काबिलियत भी दिखा चुके हैं कि हम ग्वादर में भी आप पर हमला कर सकते हैं, कराची में भी कर सकते हैं, आपके कौंसलेट को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन चाइना इतनी बड़ी सरमायाकारी कर चुकी है, फिर उसके फौजी मकासद है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं कि ग्वादर की गर्म पानी जो मशहूर है इसी हवाले से कि गर्म पानी है, यहाँ ये एक गुजरगाह है कि जिसके हाथ में होगी वो पूरे गेम को अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है। अभी हाल ही में BRAS ने जो बलोच नेशनल आर्मी बनाई है, जिसमें सारे बलोच रेजिस्टेंस ग्रुप मिलकर पाकिस्तान सेना या फिर चीन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं। सवाल ये है मेरा आपसे कि क्या बलूचों के साथ सिंध पश्तून भी आएंगे और एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक फ्रंट खोलेंगे? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बलोच जो मिलिटेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, 2018 में इसका क़याम हुआ था। बलोच राजी आजोई संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, BLA और BLF है। इसके बाद एक और पार्टी है BRG, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी डेवलपमेंट है। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की है, यानी कोस्टल एरियाज में जो एक कार्रवाई की थी इन्होंने, पाकिस्तान नेवी के 14 एहलकारों को अलग किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था कि इतने बड़े पैमाने पर उनको इसी तरह शिनाख्त करके बसों से उतार कर अलग किया था, जिसके बायस फिर इनकी एक दूसरे को समझने, मिलिटेंट्स के एक साथ बैठना वगैरह, इन सब में कोलैबोरेशन में बहुत ज्यादा इनको फायदा पहुंचा है। और बाद में मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, सिंधी जो है सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, वो भी इसका हिस्सा है। वो इस तरह हिस्सा है कि वो एक मुश्तरका माज कह सकते हैं कि वो उनका हिस्सा है। पश्तूनों के हवाले से अभी तक कोई तंजीम हम देख नहीं चुके हैं कि जो नेशनलिज्म की बुनियाद पर जंग करे। बाकी है मजहबी हवाले से करते हैं, लेकिन नजरियात में फर्क है। बलोचों का है कि हम एक सेकुलर तहरीक है, फिर वो मजहबी हवाले से अपनी, फिर विद इन वो कॉन्स्टिट्यूशन वो चाहते हैं कि हम तब्दीली चाहते हैं, शरीयत वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन अगर कोई कॉम्प्रस्त उठते हैं तो उसका हिस्सा हो सकते हैं फ्यूचर में, बिल्कुल मुमकिन है, जिस तरह की इसका स्ट्रक्चर या चीज है। बहरहाल बिराज की जानिब से अभी हालिया दिनों में एक और बड़ा ऐलान किया गया था कि एक तो कि हम अपनी कार्रवाइयों में इजाफा करेंगे, इसको इसमें शिद्दत लाएंगे। इससे पहले एक और स्टेटमेंट आई थी कि हम वन आर्मी की तरफ जा रहे हैं, यानी कोई BLA BLF नहीं होगा, कोई BRG नहीं होगा, सिर्फ एक आर्मी होगा। तो फ्यूचर में बहुत सी चीजें मुतवक्के हैं।
اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، 10 سال لگیں گے، 15 سال لگیں گے یا 5 سال لگیں گے، وہ کہنا مشکل ہے. لیکن جس طرح بلوچ ملیٹنٹس مل رہے ہیں، کیری آؤٹ کر رہے ہیں، ایک ساتھ مل کر عملے کر رہے ہیں، اس کے باعث بہت بڑے پیمانے پر پاکستانی فوج کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں، یا یہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے، ان پر حملے ہوتے ہیں. تو ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں اور بھی بہت زیادہ امید ہے، گنجائش ہے کہ اس کو بڑھاوا دیں گے. ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی بات BLA کے اسٹرکچر کی کرتے ہیں. مثلاً فدائین یونٹ جو مزید بریگیڈ جس نے ٹرین کو ہائی جیک کیا، یہ مزید بریگیڈ کیا ہوتی ہے، یہ کب بنی اور اس کا نام مزید کیوں رکھا گیا، اگر آپ ہمیں اس بارے میں بتا پائیں تو. دیکھیں، مجید بریگیڈ کے سب سے پہلے یہاں پر 2 بھائی تھے. 1973 میں مجید نامی ایک نوجوان، جس نے ذوالفقار علی بھٹو کے جلسے پر دستی بم سے حملے کی کوشش کی، لیکن وہ بم اس کے خود پر پٹ گیا تھا. اس وقت کے اسی طرح کے جو تھے، تو اس میں وہ شہید ہو گئے. مجید لانگو مشہور ہے. پھر اسی گھر میں ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام بھی اسی کے نام پہ رکھا جاتا ہے، مجید کے نام سے. پھر وہ آگے جا کر مجید ثانی یعنی دوسرے مجید کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ پوری فیملی بلوچ جو ملیٹنٹ سے، بلوچ تحریک سے جڑے ہوئے ہیں. 3 بھائی شہید ہوئے ہیں. جو دوسرا مجید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، 2000 شاید مجھے سال یاد نہیں آ رہا ہے، 9 تھا یا 10 تھا، اسی عرصے میں کوئٹہ میں اس کے اوپر چھاپا لگتا ہے. مجید ثانی کی خصوصیت یہ تھی، بہت بڑے یعنی یونیک طریقے سے کارروائیاں کرتا تھا، کیری آؤٹ کرتا تھا، فوجیوں پہ عملے، پھر ان کے مخصوص طریقہ کار ہوتا تھا. یعنی یہاں تک کہ مشہور ہے، کوئٹہ میں کوئی کارروائی ہوتی تھی، پھر جو ISI والے تھے، MI والے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجید کی کام ہے، اس کے نیٹ ورک کا کام ہے. تو اسی وجہ سے جو بلوچ لبریشن آرمی کے پہلے بشیر زیب سے پہلے سربراہ جنرل اسلم بہت زیادہ انسپائر تھے ان سے، ان کے کام کے طریقہ کار سے. تو جب ان کی شہادت ہوئی، اسلم بلوچ نے کہا کہ ہم کو اس کے ذہن میں تھا کہ مجید بریگیڈ کو ذہن میں تھا کہ فدائی کامی کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجید کے نام سے اس کو بنائیں گے، کہ ایک خراج تحسین ہوگا کہ اس نوجوان نے جس طرح کے کام کے، جس طرح کے کاروائیاں کی، ایک خراج تحسین بھی ہوگا، پوری دنیا بھی اس کو جانے گی. تو وہاں سے اس کا نام پڑا مجید بریگیڈ، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ کیری آؤٹ کرے گی سوسائڈ بامبنگ، جو بلوچ تحریک میں نہیں ہوئی تھی پہلے. ٹھیک ہے. جی، اسی طرح ایک آپ کہہ رہے کارروائیوں کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. پہلی کارروائی انہوں نے 2011 میں کی تھی، جو شفیق مینگل کے گھر پر کیا تھا. شفیق مینگل مشہور ہے یہاں پر ڈیتھ اسکواڈز کے نام سے. گورنمنٹ ملیشیاز ہوتے ہیں، ان کو یہی کام دیا جاتا ہے، لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، اٹھانا، قتل، اسی طرح کی چیزیں. ان کو شفیق مینگل بہت مشہور ہے. پھر ملیٹنٹ بھی ہیں یہاں پر، داعش کے ٹھکانے بھی اس کے پاس ہے، سوسائڈ بامبنگ، اس طرح کی جو شدت پسندی ہوتی ہے. ISI کا خاص بندہ ہے، ان کے اوپر پہلا انہوں نے کیا تھا، عملہ کیا تھا. پھر اس میں کچھ انٹرنل مسئلے تھے تنظیم کے اندر. پھر جا کر 2018 میں استاد اسلم کے بیٹے ریان اسلم نے دوسرا کارروائی کی. اس کے بعد اس میں بہت بڑی شفٹ آئی. لوگوں نے دیکھا ایک تو استاد اسلم کے بیٹے نے کارروائی کی ہے، پھر نوجوان تیار تھے لیکن انہیں شاید راہ نہیں مل رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. تیسری کارروائی چائنیز قونصلیٹ پہ ہوئی، چوتھی کارروائی گوادر میں جو PC ہوٹل ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی جو موجودہ شکل ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک جگہ پر 12 ان کی فدائی پہنچ جاتے ہیں، یا کوئی کارروائی ہوتی جس میں 16 بھی حصہ لیتے ہیں. یعنی ابھی اس میں کوئی دورانی نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے پاس فدائی ہیں. پھر فیمیل سوسائڈ بمبرز بھی آتے ہیں جو مجید بریگیڈ کا حصہ ہیں، جو بہت یعنی الگ ہی صورتحال اختیار کر چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ اس بارے میں بتا پائیں تو یہ جو فتح اسکواڈ ہوتی ہے، یا جو اسپیشل ٹیکٹیکل آپریشن اسکواڈ ہیں، اور انٹیلیجنس ونگ زراب ہے جس نے ہائی جیکنگ میں مجید بریگیڈ کی مدد بھی کی، یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی، بلوچ لبریشن آرمی کے جیسے کہ سوسائڈ بامبرز ہے جو فدائین کے نام سے یہاں پر جانے جاتے ہیں، مجید بریگیڈ کا ہم نے ذکر کیا. اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے یونٹس ہے، STOS
स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वाड है। इसकी खसूसियात यही है कि ख़ास नौइयत के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कैरी आउट करती है, यानी कोई शहर में कोई बड़ी कार्रवाई हो या कि ख़ासिस तौर पर कोई फ़ौजी एहलकार को उठाना हो, अगवा करना हो, या कि मीन्स जो फौजी हवाले से उनको ले जाना हो, इस तरह की कार्रवाइयाँ कि बहुत जो है सरकार का बंदा है या फौजी एहलकार है उनको टारगेट, इस तरह की चीज़ें, बॉम्बिंग में इनकी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हुई हैं। खासकर तो पिछले दिनों खोजदार में कार्रवाई हुई थी, फौजी एहलकारों को ले जाने वाली एक बस को निशाना बनाया गया था, उसको भी एसटीओ ने किया था। तो इसकी स्पेशलाइज यही है कि खास मौकों पर इसको डिप्लॉय किया जाता है। फतेह स्क्वाड इनका दूसरा दस्ता है जो उस पे हुआ था, मतलब फ्रंट लाइन पे होती है, जहां पर कोई कार्रवाई होती है वो फ्रंट लाइन पर होती है। अभी आप जाफर एक्सप्रेस का अगर लेंगे तो फ्रंट लाइन पर है थी जो पहले कैरी आउट किया हमले को, फिर जो दूसरे फिदाइन थे वो भी गए, अपना जो ऑपरेशन उन्होंने संभाला। फिर इस तरह की चीजें, या कहीं पर कब्जा करते हैं जो कैंप्स वगैरह पे, इनकी वीडियोस आप बहुत देख चुके हैं, वहां पर भी ये डिप्लॉय होते हैं कि आपका काम ये है। फिर ज़िराब आती है। ज़िराब का ऐलान पिछले साल हुआ जब कराची में चाइनीज काफिले को निशाना बनाया गया। ये इंटेलिजेंस विंग है उसके बलोच लिबरेशन आर्मी के। अभी जो कुछ चल रहा है वो ज्यादातर इंटेलिजेंस बेस पे कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी परेशान कौन चीज है पाकिस्तान के लिए कि बलोच लिबरेशन आर्मी बाकायदा एक इंटेलिजेंस विंग रखती है, फिर उसकी मालूमात के बेस पर जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही है वो बहुत बड़े मसले हैं। यानी जो खोजदार का मैंने जिक्र किया, उस बस की निशाना बनाना, या उससे पहले क्वेटा में इन्होंने रेलवे स्टेशन पर मजीद ब्रिगेड निशाना बनाया, लेकिन उसमें ज़िराब ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया था कि पूरी इंफॉर्मेशन, यानी बीएलए के स्टेटमेंट में था कि हमारे पास 3 ऑप्शन थे कि 3 दिन थे, कौन से दिन करना है, तो उन्होंने बाकायदा चुना कि हमें इस दिन करना है। या अभी जाफर एक्सप्रेस का हम देखते हैं, ये बाकायदा की इंटेलिजेंस बेस्ड है कि इस दिन इस ट्रेन में कितनी फौजी एहलकार आ रहे हैं। यानी उन्होंने ऐसे नहीं कि बस हमें रोकना है, कोई भी हो, सिविलियंस भी वो कर सकते थे, हॉस्टेजेस बना सकते थे, जंगों में होते हैं, करते हैं, लेकिन इन्होंने बलोच की जो जंग है थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन तो इनको पूरी मालूमात थी कि जाफर एक्सप्रेस में इतनी फौजी एहलकार आ रहे हैं इस दिन को, तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने बीएलए के जो वीडियोस और पोस्टर देखे हैं वो देखकर लग रहा है कि भाई इनका जो मीडिया विंग है वो काफ़ी पावरफुल है। ये जो रोल है आप इसे कैसे देखते हो, और ये कौन लोग हो सकते हैं या इन्हें ट्रेन कौन करता होगा? ये क्योंकि प्रोफेशनल लगते हैं। जी बिल्कुल, इसमें बीएलए की जो मीडिया विंग है मजबूत है। इसमें बहुत से चीजें हैं, पोस्टर्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, लिटरेचर आती है, इन सब पे काम करते हैं। यानी बहुत सी चीजें अनऑफिशियली शेयर करते हैं, जो कि चैनल्स वगैरह है वहां पर बाकायदा ट्रेनिंग, इस तरह की चीजें, यानी मैनुअल्स वगैरह सब समझाए जाते हैं। बिरावी जुबान में होते हैं, बलूची जुबान में होते हैं। यानी बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ना नहीं जानते हैं, उनको वॉइस के जरिए वो समझाते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट देखने में आई है। लिटरेचर के हवाले से बहुत ज्यादा इनके लिटरेचर सामने आ चुकी है, खुद की जो चीजों को बयान करते हैं, मकासद होते हैं, या दूसरे फौजी हवाले से, हथियारों के हवाले से, मीन्स सब कुछ कवर करते हैं, यहाँ तक कि बारूद के हवाले से, जो एक्सप्लोजिव हैं, क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, सब इनके लिटरेचर में शामिल है जो आ चुके हैं। काम कैसे करते हैं, कौन लोग हैं, इसका जवाब ये है कि आज के जो दौर में बहुत ज्यादा तादाद में बलोच लिबरेशन आर्मी में जो यूनिवर्सिटीज में जो आप कह सकते हैं सनद याफ्ता नौजवान हैं, मुख्तलिफ शोबों से वो आ चुके हैं, इनमें शामिल हो चुके हैं। इस वजह से वो इन चीज़ों को उसी तरह देख रहे हैं। यानी मास्टर डिग्री लेकर या कि पीएचडी होल्डर्स भी इनके साथ शामिल है। शारी बलूच का आपने सुना होगा कि वो बाकायदा एमफिल की तालिबा थी जिन्होंने सुसाइड फिदाई किया था वहां पर कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर। इसी तरह इनकी रैंक्स में इनके मुख्तलिफ ज़िराब हो, इनका अक्कल मीडिया का नाम है इसमें, या कि दूसरे इन सब में है। यहाँ तक कि पहाड़ों में भी ऐसे नौजवान तालीम याफ्ता है, मीन्स वो इन चीज़ों को समझते भी हैं, उनको सब कुछ पता है कि एक्सप्लोजिव क्या होता है, इसका इस्तेमाल कितना है, कितनी मिकदार में लेना है, ये सब चीज़ें उनको आती हैं। ठीक है।
मीडिया में हम लोग BLA, BLF और बाकी ग्रुप्स की बात करते हैं या सुनते हैं, लेकिन BSO आज़ाद की बात हमें कम देखने को मिलती है। इस मूवमेंट में जो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है, इसमें BSO आज़ाद का क्या रोल है, वो क्या रोल निभा रहा है और वो इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? अगर आप हमें इस बारे में बता पाएँ तो। जी, यहाँ पर देखिए, BSO आजाद बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। इस पैराई में आप देख सकते हैं एज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके हक में है, इसके लिए वो काम करते हैं अपने तरीके से, जल से जुलूस जो भी है। अभी तो उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ 2008-9 में, किल एंड डंप पॉलिसी शुरू हुई, तो उसमें सैकड़ों बल्कि हजारों जो नौजवान थे उनकी लाशें फेंकी गई, उनको मिसिंग किया गया। अभी बहुत से मिसिंग है, तो सब बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद की ही जो थे हरकान थे, तो उन पे क्रैकडाउन बहुत बड़े पैमाने, फिर इनको कालेदम करार दिया गया। इसी वजह से वो अभी अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन वो बेसिकली इसी चीज पर काम करते हैं कि हम हैसियत स्टूडेंट्स जो सोच को परवान चढ़ाना होता है उसी पे काम करते हैं। फिर उनसे कोई निकलता है, कोई किस राह पे चलता है, वो उनका काम होता है। अभी अगर इनका रोल देखिए, जो वाकयात में जिस हवाले से मैंने कहा कि किल एंड डंप से पहले बहुत बड़े पैमाने पर जल से जुलूस से सब भी आज़ादी कर चुकी है। फिर लिटरेचर के हवाले से इनका काम होता है, स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स हर जगह पर हमारे इलाकों में हुए हैं। हम जानते हैं बहुत से लोगों को जो इसका हिस्सा रहे हैं या के प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, हम खुद इसमें पार्टिसिपेट करते थे एज स्टूडेंट, उस वक्त हम स्कूल में होते थे। तो इसके बहुत बड़े पैमाने पर नौजवानों पर असरात पड़े कि बलोच क्या है, बलोच का मसला क्या है, बलोच को लड़ना चाहिए, क्यों लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, सारे सवालात इसी से हैं। यानी पूरे आपकी जो ग्रास रूट लेवल से हैं इनका किरदार रहा है। फिर रियासत की जानिब से सख्तियां होती है, क्रैकडाउन वगैरह ये चीजें चलती हैं, तो आपको अपनी तरीक़ेकार बदल करना पड़ता है। BSO आजाद ने अपनी तरीक़ेकार अभी बदल कर की है, लेकिन अब भी मौजूद है। मैं मतलब ग्राउंड से ताल्लुक रखता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैं कुछ को जानता हूँ जो इसका हिस्सा है, लेकिन वो अंडरग्राउंड काम करते हैं। बराह रास्त उनको नहीं छोड़ा जाता है। अगर किसी को रिकॉग्नाइज किया जाए तो उसको ट्रायल दिया जाता है, फोर्सिबली डिसअपीयर किया जाता है, लाश भी लाई जा सकती है। इस वजह से वो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। लिटरेचर वगैरह पे अब भी आते हैं, उनके इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया बलोच की लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई जो है इनकी मांगे हैं, वो मांगे क्या है? BLA की भी हो और जो आम बलोची हैं, आम बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं, उनकी जो मांगे हैं वो क्या चाहते क्या हैं लोग? बलूचिस्तान का मसला देखिए, एक तो यह है कि 1947 को बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी 11 अगस्त को। बाकायदा रेडियो, मेरे ख्याल में इंडिया की कौन सी थी, वहां पर इन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया था। फिर उसके बाद 1948 को पाकिस्तान बज़ोर ताकत इस पर कब्जा हुआ, जिसके शवाहिद भी है। कुछ कहते हैं कि खुद शामिल हुए हैं, लेकिन उसके इस तरह के पेचीदा मामला दिखाया गया है कि खुद शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब उसके जो सेनेट थी और जो दूसरे पार्लियामेंट थे, उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐवान ज़ीरी, ऐवान बाला कहते हैं। तो वही मसला वहां से चल रहा है। बज़ोर ताकत तो पाकिस्तान ने यहाँ पर फौजकुशी की खलात पर हमला किया, मक्रान में फौजी उतारी गई। तो उस वजह से उस वक़्त से ये सिलसिला चल रहा है मुख्तलिफ शक्लों में। कभी ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, कभी एक ग्रुप हुआ है, कभी कबायली हवाले से आए हैं। 1973 में बहुत बड़े पैमाने पर, 71 में बहुत बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ नवाब खैबश मरी और दूसरे उसके जो साथी थे उन्होंने मुज़ामत की बाकायदा। फिर अफगानिस्तान भी चले गए। ये सब सिलसिला चलता रहा है। अभी जो फेज़ है इसको हम 5वां फेज़ कहते हैं। बलोच जो तहरीक है उसका 5वां फेज़ है। 2000 से इसकी आगाज हुआ है। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ इन्होंने, उस्ताद असलम और उसके साथी थे, दूसरे लोग भी शामिल थे लाजिम है, तो उन्होंने कार्रवाइयाँ की शहरों में, मुख्तलिफ नौइयत की बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेट किलिंग, इस तरह की चीजें। तो ये वहां से चल रही है। फिर नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया, इसमें बहुत ज्यादा उबार आया बहुत बड़े पैमाने पर। यानी अभी मैं आपके सामने हूं, मैं उसी से ज्यादा मुतासिर हूं। शायद हमें मालूम नहीं था बलूच का मसला क्या है, बलूचिस्तान है या कुछ चीज है। हम तो उस वक्त टीनेज थे,
تو اس وقت سے بہت زیادہ پیمانے پر بہت بڑے پیمانے پر لوگ اس میں شامل ہوئے، اس کا حصہ بنے. بلوچ لبریشن آرمی، دوسری جو آرگنائزیشن ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ وہی ہے کہ 1948 میں آپ نے ہم پر قبضہ کیا، ہمیں چھوڑ دے. بیسک ڈیمانڈ یہی ہے، سمپل ہے کہ آپ ہم پر قابض ہے، آپ ہمیں چھوڑ دے. باقی جو وسائل ہیں، جو یہاں پر نسل کشی کی بات بھی کرتے ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے وہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ یہ چیزیں کہہ رہے ہیں، لیکن بیسک مسئلہ یہی ہے. اور جو بلوچ لبریشن آرمی یا دوسرے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہماری سرزمین ہے، وہ ہم پر قابض ہے، وہ نکل جائے. ہم اپنی پہلی بحالی چاہتے ہیں ایک آزاد وطن کی. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں میڈیا فری نہیں ہے، تو کیا وہ باتیں باہر نکل کر آ پاتی ہیں جو نکلنی چاہیے؟ اس کا کوئی اگزامپل اگر آپ کے پاس ہو کہ یہ باتیں ہیں اور باہر میڈیا میں نہیں دکھائی گئی ہیں. اور اسی کے ساتھ دوسرا سپلیمنٹری کویشچن میرا یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا یا پھر انٹرنیشنل میڈیا ہو یا ہیومن رائٹ آرگنائزیشنس ہو، وہ بلوچستان کو اس طریقے سے کور کر پا رہے ہیں جس طریقے سے کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے سجیشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، یہاں پر میڈیا کے بالکل یہاں پر بلیک آؤٹ ہیں. فوج کی جانب سے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے باقاعدہ پابندی لگ چکی ہے. کوئی بھی کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب تک جو فوج کی جانب سے حکام سے مطابق یہاں آپ فوج دے سکتے ہیں کہ ان کی جانب سے اگر اجازت نہیں دیتی ہے، وہ نیوز نہیں آتی ہے جو صحافیوں کے ذریعے سے آنی چاہیے. پھر جو آزاد ذرائع ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر صرف یہی خبر آپ کو ملے گی کہ فلان علاقے میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی، لیکن اس کی تفصیلات تک آپ نہیں جا پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو روکا جاتا ہے. حالانکہ جو صحافی کا کام ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ اسی وقت آپ کو بتاتا ہے کہ یہ واقعہ یہاں پر اس نوعیت کا ہوا ہے، تو اس نوعیت کے یہاں تک کہ جو صحافی کچھ آج کل سوشل میڈیا ہے، کوئی اپنے طریقے سے چیز کو رپورٹ کرتا ہے، اس کو بھی دھمکایا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اس کی پیشی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیز شیئر کی ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. باقی بلوچ جو صحافی ہیں، ان میں سے بہت سوں کی لاشیں مل چکی ہیں، ان کی مختلف جو اداروں سے منسلک تھے. جو میں نے ذکر کیا کہ کل اینڈ آف پالیسی شروع ہوئی، اس وقت بہت سے صحافیوں کی لاشیں ملی. نوجوان بھی تھے جو ایسے صحافی تھے، بہت عرصے سے صحافت کر رہے تھے. اسی وجہ سے آج کا ماحول ایسا ہے، اگر کوئی بلوچ کی مسائل کو اٹھانا بھی چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے، یا مختلف اداروں سے بہت محتاط طریقے سے اپنے الفاظ کا ایسا چناؤ کرتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ نہ کی جائے. اگر کوئی بڑے ادارے سے منسلک ہے شاید وہ کچھ لکھ پائے، لیکن اس طرح نہیں لکھ سکتا ہے، سامنے نہیں لا سکتا ہے. باقی آپ نے کہا کہ یہاں کی جو خبریں کیسے سامنے آتی ہیں. خبریں اس طرح سامنے آتی ہیں، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے، بلوچ کے لیے، کہ چیزوں کو آپ سامنے لا سکتے ہیں. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، رپورٹ ہوتے ہیں، چیزیں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر کچھ عرصے پہلے پولیٹیکل حوالے سے بہت بڑی موومنٹ چلی ہے. ڈاکٹر مارنگ کی جو سربراہی میں گوادر کو انہوں نے مکمل طور پر سیل کر دیا تھا، نیٹ ورک وغیرہ بند تھے، لیکن خبریں سامنے آ رہی تھی. لوگ یہاں وہاں سے جو بھی ان کے فوٹیج وغیرہ تھے کسی مقام پر پہنچ کر چیزوں کو بھیج رہے تھے. شاید ان میں تھوڑا سا وقت لگا، 1 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے بعد بھیجی گئی، لیکن چیزیں چھپ نہیں سکتے. بھلے اس وقت چھپ جاتی ہیں، اس دن چھپ گئی، لیکن 2 دن 3 دن بعد وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس طرح واقعات کو روکا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ رپورٹ نہیں ہو. ابھی جس طرح کی جعفر ایکسپریس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بہت سے مختلف بیانیے یہاں پر لائے گئے فوج کی جانب سے. انہوں نے بلکہ پہلے ہی دن کہا کہ کلیئرنس ہو چکی ہے وغیرہ، لیکن ابھی جو کچھ چل رہا ہے کہ فوجیوں کی بہت بڑی تعداد میں تصاویر آ چکے ہیں، ان کے لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارا بندہ مارا گیا ہے، تو چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں آج کے دور میں. جی، آپ کی تیسرے سوال کی جانب آپ ریپیٹ کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے سجیشنز کیا رہیں گے کہ جو جی، بلوچستان موومنٹ ہے اسے کیسے کور کیا جائے یا دنیا اسے کیسے دیکھے؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کی رسپانس کیسی ہے. رسپانس یہاں پر بلیک آؤٹ کا ہم نے کہا، جو ذکر کیا کہ یہاں کے مقامی صحافی ہیں ان کو اجازت نہیں ہے، تو انٹرنیشنلی مجھے یاد نہیں ہے کہ حالیہ دنوں میں کوئی آیا ہے یہاں پر وزٹ کی ہے. یا حالانکہ لوگ کہتے ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، یہاں تک کہ بلوچ لبریشن آرمی نے پچھلے دنوں جعفر ایکسپریس کے وقت کہا کہ ہم صحافیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئے وہاں پر. چیلنج کیا انہوں نے پاکستان فوج کو کہ آپ صحافیوں کو لائیں اس جگہ پر.
तो इंटरनेशनली या कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितने पामालिया हो चुके हैं वो भी यही डिमांड करते हैं एक्टिविस्ट के यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे जाए कि वो यहाँ पर तहकीकात करें, जो असल हकायक है दुनिया के सामने लाए। बलूचिस्तान के हवाले से जो कुछ यहाँ पर इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं, जो हालात है, इनको हवाले से तहकीक करे, लेकिन कोई नहीं आ सका है। यहाँ तक कि पिछले सालों में अगर कोई वर्किंग ग्रुप इस तरह के आया तो उनको क्वेटा तक ही रखा गया, उनको जाने नहीं दिया जाता है, एक तो इजाज़त नहीं दी जाती है। बाकी देखिए आजकल बलूच जो तहरीक के हवाले से हैं मुख्तलिफ, आप BLA की मीडिया पर बात कर रहे थे, इसी तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है, इसी तरह जो आम बलूच है वो अपनी तरीके से चीज़ों को ला रहे हैं, इनको मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करें। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, गुंजाइश बहुत है, शायद ये सहूलियात बलूचों के पास नहीं है, नेटवर्क वगैरह सब कुछ इसमें आते हैं, ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी तरीके से चीज़ों को ला रहे हैं दुनिया के सामने। इसी वजह से इनको इतनी तवज्जो मिल चुकी है हालिया दिनों में इंटरनेशनली। बाकी तो बलूचिस्तान का मसला आज किसी से ढका छुपा नहीं है कि यहाँ पर पामालिया हो रही है। हाँ, बहरहाल चाहिए यही कि लोग जाएं, ग्राउंड पर जाएंगे, ज्यादा चीजें उनको मिलेंगी, बजाय कि मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ग्राउंड पर आएंगे तो आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं सिर्फ दावे कर रहा हूँ या वाकई में चीजें उस तरह है? तो सबसे यही है, जो बड़े अदारे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आया वो फौजी जो काफिले में जाते हैं या वाकई के अपनी तरीके से आज़ाद तरीके से जा सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली उसको रिपोर्ट कर सके, चीज़ों को सामने ला सके। आपने मेहरंग बलूच का जिक्र किया था, हमने डॉक्टर मेहरंग बलूच से बात की थी, उस समय उन्होंने बलूचों के लापता होने की और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की बात की थी। उन्होंने एक बात जो कही थी वो ये कि ये मूवमेंट अब दबने वाली नहीं है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। इसी को बढ़ाते हुए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या अब हिंसा और ज़्यादा बढ़ेगी? इस मूवमेंट का लॉजिकल एंड क्या होगा? और बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क, क्या यह सपना पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ पर बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन जिस नौयत की जिस तरफ जा रहे हैं, हमने कहा कि 2018 में इन्होंने मजीद ब्रिगेड ने अपनी दूसरी कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद जो तसलसल चला है उसमें इजाफा देखने में आया है, उसमें कमी देखने में नहीं है। एक मिशन में अगर 12 फिदाई शामिल होते हैं, यानी 16 फिदाई शामिल होते हैं, 12 उसके, ये सब जिंदगियां हैं, ये नौजवान हैं, वो क्यों इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम अपनी जान कुर्बान करेंगे, या कि जो पहाड़ों पर गए हैं, जो वहां पर लड़ रहे हैं दिन रात सख्तियां। यानी अगर आप किसी फौजी को कहिए मैं आपको 2 लाख तनख्वाह देता हूँ, शायद वो बालत मजबूरी वहां पर बैठे, लेकिन लड़ाई करने की पोजीशन में नहीं होगा। वो कहेगा खुदा खुदा करेगा मुझ पर कोई हमला ना हो, कि ऐसी पहाड़ी, ऐसे माहौल, ऐसे यानी गर्मी सर्दी सब कुछ में। तो ये नौजवान गए हैं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं कि इस तरह के फैसले उठा रहे हैं। इसमें इजाफा हुआ है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है उनमें अच्छाई की बजाय मजीद खराबी, मजीद बिगाड़ देखने में आई है। अभी इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के इलाका है कलात, डिस्ट्रिक्ट कलात है, वहाँ पर 3 नौजवानों को उठाया गया है। जो मेन हाईवे है वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी कलात में 1 हफ्ते पहले इसी तरह इसी रोड पर लोग बैठे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे कि हमारे लोगों को उठाया गया है। यानी एक रात में 35 अफराद उठाए गए थे कलात से। तो ये सब वाकयात हमें कहते हैं जो बलूचिस्तान की मखदूश सूरत है, बहुत ही ख़राब सूरत है, बयान कर रहे हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज होती है, उनको धमकाया जाता है। फीमेल जो प्रोटेस्टर्स थे, अब जो एक सनती इलाका है, कराची के बिल्कुल नज़दीक है, बलूचिस्तान का इलाका है, फैक्ट्री वगैरह सब वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर प्रोटेस्टर जो फीमेल थे उनको उठाया गया, तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद उनकी रिहाई हुई। तो ये सब चीज़ें जो बलोच है उसकी नफरत में इजाफा कर रहे हैं। इसको जो नौजवान है अगर इनके साथ वो देखते हैं प्रोटेस्ट वगैरह से कुछ नहीं हो तो वो दूसरी जानिब चले जाएंगे, फैसला उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे। बाकी आपने कहा कि बलूचिस्तान के जो आज़ाद बलूचिस्तान के ख्वाब है या आपकी मांग है, जिस तरह हमने ये वाक़यात बयां किए, शायद मैंने बहुत कम वाक़यात बयां की, रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें होती हैं कि नौजवान दिन ब दिन इसमें जा रहे हैं, इनका हिस्सा बन रहे हैं।
تو اس میں کوئی دورائی نہیں ہے، بلوچستان کی آزاد شکل دیکھی جا سکتی ہے، لیکن عرصہ کتنا لگے گا وہ منحصر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے بلوچ پر، ان کی تحریک پر۔ اسی طرح سے دن بدن اضافہ ہوگا یا وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ ابھی جو کچھ کے واقعات ہم نے دیکھے اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے، کمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کی آزادی کا جو سوال ہے وہ ابھی بھوشیہ کی گرت میں ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ بلوچستان سے جرنلسٹ بہت بلوچ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ آپ لوگ دیکھتے رہے دا پیمفلیٹ، بنے رہے ہمارے ساتھ۔